मैं हूँ प्रियंका संभाव। आप देख रहे हैं मनी 9। ये है TV9 नेटवर्क की मल्टीलिंगुअल पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट और हर शाम 5 बजे हम लेकर आते हैं मनी 9 हेल्पलाइन। कोविड-19 के संकट के दौरान हमारी ये कोशिश है कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग से लेकर पैसों के मैनेजमेंट पर आपकी मदद कर सके अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। तो देश के जाने माने पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं इस हेल्पलाइन में और देते हैं सीधा आपके सवालों का जवाब। आज मेरे साथ रूंटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंटा जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच हर्ष, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। समय बहुत मुश्किल वाला बीत रहा है, लोगों को काफी मुश्किल उठानी पड़ी और इसके बीच में फाइनेंशियल प्लानिंग, और खास तौर पे मैं बात करना चाहती हूँ फैमिली में जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में अभी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह की होनी चाहिए, आप उन्हें क्या सलाह देते हैं? क्योंकि घर का बजट भी चलाना है और बचत भी करना है, निवेश भी करना है, उनके लिए क्या सलाह आप देते हैं एज अ कपल? इस टाइम से कैसे सामना किया जाए इसका? वेल प्रियंका, पहली चीज जो हर कपल को अभी करनी चाहिए वो है कि आपको साफ साफ अपना अपना दोनों का जो गोल्स है वो अलाइन करना होगा। सिचुएशन को डिस्कस कर लीजिए हस्बैंड वाइफ मिलके कि एक्चुअली परिवार में हो क्या रहा है। हमने कई परिवारों को देखा है जिसमें अगर मान लीजिए हस्बैंड के जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वाइफ के जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपस में बात नहीं करते ये बोल के कि हमें और प्रॉब्लम्स बढ़ानी नहीं है, हम क्यों हमारे स्पाउस का टेंशन बढ़ाएं, उनकी तकलीफें बढ़ाएं, ये ऐसी ऐसी हमारी सिचुएशन को डिस्कस करके। लेकिन यकीन मानिए अगर आप ये कॉन्वर्सेशन नहीं करते हैं, आप बातचीत नहीं करते हैं, तो आपके दोनों की जो सिचुएशन वो अलाइन नहीं होंगी। अगर आप बात करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसके सोल्यूशन निकाल पाएंगे और एटलीस्ट यू विल नो कि हो क्या रहा है एक दूसरे के साथ। तो आई थिंक पहली चीज तो ये करनी है कि वेरी ऑनेस्टली एक बार बैठिए और अपनी जो तकलीफें हैं, जो सिचुएशन है, उसको पूरा क्लियरली एकदम ट्रांसपेरेंटली डिस्कस करें ताकि बोथ दी पार्टनर्स नो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी जो सिचुएशन है जिसमें अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है या कोई अनफॉर्चुनेट डेथ हो रही है, तो सर्वाइविंग मेंबर को पता ही नहीं कि इंश्योरेंस पॉलिसीज कहाँ पे हैं। तो आपको ये भी डिस्कस करना होगा कि आपकी कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, क्लेम कैसे करना है, अगर एक मेंबर एडमिट हो जाता है तो बाकी को करना क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, नॉमिनेशंस हैं। जस्ट मेक श्योर एक दिन बैठ के पूरा चेक करें कि नॉमिनेशन सारी अपडेटेड है कि नहीं। विल बनाने की बात है, ये सब ऑफकोर्स ये सब जो रेगुलर हाइजीन फैक्टर्स हैं, ये इस बार बैठ के 1 घंटा 2 घंटा निकालिए और एजेंडा आइटम पे लेके इसे डिस्कस करें। आई थिंक दिस कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। एब्सोल्युटली, यानी बातचीत बेहद जरूरी है इस समय में। वो अनकंफर्टेबल बातचीत जिसे हम शायद टालते रहते हैं, हम सोचते हैं कि ये क्या अशुभ बातें करना, तो ये बातचीत भी जरूरी है, एक दूसरे को कंफर्ट देना भी जरूरी है। इनफैक्ट मुझे लगता है हम सभी अभी बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और इसमें कीप द कॉन्वर्सेशन ऑन, चाहे फाइनेंसेस की हो या फिर इमोशंस की हो। कुछ सवाल अब लेकर आते हैं हर्षवर्धन आपके लिए हम। प्रकाश शुक्ल जी का पहला सवाल है। ये बैंक में काम करते हैं और इनकी पत्नी जो है वो एक टीचर है। इनकी शादी को भी 2 साल हो रहे हैं। इन दोनों के पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और दोनों ने ही म्यूचुअल फंड में सिप भी किया हुआ है। लेकिन ये सारे निवेश शादी के पहले से किए हुए हैं, यानी दोनों के अलग अलग इंडिविजुअली चल रहे हैं। तो पूछ रहे हैं प्रकाश कि क्या अब दोनों के गोल्स को कंबाइन कर कर एक साथ निवेश करना चाहिए? शादी के 2 साल हो रहे हैं अभी प्रकाश जी के। इनफैक्ट प्रियंका, अगर ये सिर्फ प्रकाश जी का एग्जाम्पल नहीं है, कोई भी कपल जब शादी होती है और 2 साल बीत चुके हैं, आपको ये समझना होगा कि आपके जो गोल्स हैं वो अलाइंड ही हैं। अभी आप आगे जाते हुए आपके बच्चों की जो पढ़ाई के गोल्स होंगे, खुद की रिटायरमेंट होगी, हॉलीडेज भी आप साथ में जाएंगे, जो गाड़ियां या एनी अदर एसेट आपको परचेज करना, घर होगा या कोई व्हीकल जैसे मैंने बताया, ये सारे गोल्स वैसे देखा जाए तो कंसेंसस पे बात होके और अलाइंड ही हैं अभी। तो ये बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट्स भी एज अ फैमिली आप बेशक हस्बैंड के नाम पे अलग इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, वाइफ के नाम पे अलग हो सकते हैं, टैक्सेशन पर्पस होगा या कोई भी कारण से होगा, आप इन्वेस्टमेंट्स अलग कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट का वो अलाइन होना चाहिए ताकि आपके कॉमन गोल्स को मीट कर सकें। उसमें एसेट एलोकेशन दोनों का इन्वेस्टमेंट देखते हुए करना होगा। जो स्कीम्स हैं वो भी देख के, अगर मान लीजिए दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही स्कीम में अलग अलग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई पॉइंट ही नहीं है। हमें उसे कंबाइन करके ऐसा पोर्टफोलियो बनाना होगा कि एक हिस्सा हस्बैंड के नाम से भले हो और एक वाइफ के नाम पे हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट अलाइन करना बहुत जरूरी है और सारे गोल्स भी कॉमन है, तो इन्वेस्टमेंट भी उसी तरह आपको अलाइन करके कलेक्टिवली उस तरफ जाना होगा।
अच्छा सर, एक बात, जब एसेट एलोकेशन करेंगे वाइफ और हस्बैंड के इन्वेस्टमेंट प्लान में, तो इंडिविजुअली हम दोनों के रिस्क को कैटेगराइज करेंगे ना, और इंडिविजुअली एसेट एलोकेशन होगा ना एक पोर्टफोलियो में, कि दोनों या फिर दोनों को कंबाइन करके एक ही पोर्टफोलियो के हिसाब से रिस्क असेसमेंट किया जाएगा? देखिए, रिस्क प्रोफाइल दोनों हस्बैंड और वाइफ की अलग हो सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर गोल्स कॉमन है और आप दोनों के इन्वेस्टमेंट्स उन गोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो मान लीजिए घर खरीदना है और आप दोनों अलग अलग सेविंग्स करें क्योंकि अलग इनकम है, तो जिनके नाम पे इनकम आ रही है वहीं पे आप इन्वेस्ट करें, वो बात ठीक है। लेकिन अगर आपके दोनों के गोल्स एक है कि हमें आगे जाके घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए करना है या रिटायरमेंट के लिए करना है, तो इन्वेस्टमेंट आपको दोनों की रिस्क प्रोफाइल का मिला के लेना होगा। हो सकता है कि एक पार्टनर कम रिस्क अवर्स हो और दूसरा ज्यादा रिस्क ले सकता है। अगर ये दोनों सिचुएशन है तो हमें दोनों को एजुकेट करके एक ही लेवल पे लाना होगा, और पूरा पोर्टफोलियो जब इन्वेस्टमेंट के लिए बनता है तो गोल्स को देखते हुए और दोनों को एक ही रिस्क प्रोफाइल पे लाने के बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो प्रकाश जी इन बातों का ख्याल रखिए, हर्ष ने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आशीष सेनगुप्ता का ये सवाल है: आई एम वर्किंग इन एन IT कंपनी एंड माय फियांसी इज अ स्कूल टीचर विद अ स्टेबल जॉब। शुड वी इन्वेस्ट इन जॉइंट अकाउंट्स और सेपरेटली, नेमिंग ईच अदर एज नॉमिनी? तो अशेष पूछ रहे हैं कि वाइफ के साथ क्या जॉइंट अकाउंट होना चाहिए और एक दूसरे को वो नॉमिनी बना दे, वो बेटर होगा? देखिए, जॉइंट अकाउंट होल्डर का ऑपरेशन जैसे होगा कि अगर फर्स्ट होल्डर की डेथ हो जाती है तो सेकंड होल्डर उसमें इमीडिएटली यूज कर सकते हैं। और उसमें आप जब मान लीजिए जॉइंट अकाउंट है तो उसमें जो ऑप्शन होता है ऑपरेशन का, वो आप एनी वन ऑफ सर्वाइवर कर सकते हैं। सो एटलीस्ट दी ऑपरेशन डोंट गेट स्टॉल्ड if you are having a one single holder with a nominee, and if the account holder passes away, उसमें ये तकलीफ होगी कि नॉमिनी जब तक अपने नाम पे उसको क्लेम करके ट्रांसफर नहीं कर सकता, आप ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। तो जॉइंट अकाउंट होल्डर इज ऑलवेज प्रिफर्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। तो आप जॉइंट अकाउंट उनमें जुड़वा दीजिए, वाइफ के अकाउंट में आप अपना नाम सेकंड जोड़ लीजिए और आपके अकाउंट में वाइफ का नाम सेकंड जोड़ लीजिए। नॉमिनेशन उसके ऊपर आपके अगर कोई चिल्ड्रन है तो उनको नॉमिनेट डेफिनेटली करेंगे। तो नॉमिनेशन आपको अपडेट करना है, जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो भी नॉमिनेट करिए। सो ऑपरेशनली आई एम सेइंग जॉइंट होल्डर्स होते हैं ज्यादा आसान होता है, नहीं तो डेफिनेटली नॉमिनेशन तो आपको करना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, एक सवाल YouTube पर हमारे पास आया हुआ है। नमस्ते योगेंद्र जी, शुक्रिया कि आप देख रहे हैं। हालांकि इनका सवाल जो है वो बिल्कुल पर्सनल फाइनेंस वाला सवाल है, और हम पर्सनल फाइनेंस के क्वेश्चंस भी एक अलग शो में लेते हैं, लेकिन स्टिल योगेंद्र जी क्योंकि हमारे पास आए, ये सवाल का जवाब देना हमारा फर्ज बनता है। एक नया इन्वेस्टर हूँ, अभी म्यूचुअल फंड में सिप स्टार्ट की है मैंने, 3 महीने हो रहे हैं। 15 साल मैं ये करने का प्लान करता हूँ। इनका पोर्टफोलियो बता रहे, एक इनके पास एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान है, जिसमें ये डाल रहे हैं 15,000 रुपए। मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड है डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें करीब 10,000। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, इसमें भी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। SBI स्मॉल कैप, DSP मिड कैप में 1,000 रुपए डाल रहे हैं। क्या ये सही चूज किया है मैंने? मेरा टारगेट 50 लाख का है, और 2,000 इन्वेस्टमेंट और मैं कर सकता हूँ, जो मैं नहीं कर रहा हूं। तो अभी आप अच्छा खासा कर रहे हैं, 15,000, 10,000, 15,000, 1,000, 10,000, यानी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी योगेंद्र जी कर रहे हैं। आपको लगता है इन्हें और 2,000 लगाने चाहिए? टारगेट है इनका 50 लाख का, 15 साल का समय देंगे। वेल, अगर ये महीने का 15,000, एक्सेस ब्लू चिप मेराई में 10,000, पराग पारिक में 15,000, अगर ये अमाउंट इन्वेस्ट करें 15 साल में 50 लाख तो 100% बन जाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो 2,000 रुपया ऐड करें क्योंकि लिक्विडिटी है, वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो डेफिनेटली आपको अगर कर सकते हैं, क्योंकि 2,000 रुपया ना प्रियंका ऐसी बात है कि अगर आप महीने का इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना तो कहाँ खर्चा हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो क्वाइट ऑनेस्टली इसकी वैल्यू एडिशन ऑन एक्सपेंस साइड तो कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट करोगे तो थोड़ा थोड़ा डेफिनेटली आगे जाके एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है, कोई डाउट नहीं है। अब आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे कमेंट कर दूं, आपने लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड, स्मॉल और ELSS, और जो स्कीम्स आपने पिक की है वो सारी अच्छी हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी चेंजेस फिलहाल करने की जरूरत है। स्मॉल कैप और मिड कैप में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई एम श्योर आप कॉन्शियसली उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मिड और स्मॉल कैप में करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो ये स्कीम्स कोई मतलब डेफिनेटली अच्छी हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। अब 2,000 जो बढ़ाने की बात है वो मेरे ख्याल से आप फ्लेक्सी कैप में बढ़ा दें, तो उसमें ऑब्वियसली एक ऑप्शन स्मॉल और मिड कैप का भी आ जाता है। सो आई थिंक जस्ट
बढ़ाना है तो वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप आपके पास है, उसमें बढ़ा लीजिए। बाकी एग्जिस्टिंग स्कीम अच्छी है और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके योगेश जी, बहुत बढ़िया आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। हर्ष यही कह रहे हैं, आप 2,000 रुपए अगर बढ़ाना चाहते हैं फ्लेक्सी कैप में आप बढ़ा सकते हैं। कुछ कोविड से रिलेटेड अब क्वेश्चंस लेते हैं। ड्यू टू द सेकेंड वेव ऑफ COVID-19, आई एम गेटिंग जस्ट हाफ ऑफ माई सैलरी while my wife is getting her full salary. I'm paying an EMI of rupees 22,000 for our home loan. I have exhausted my emergency fund as well. Is there a possibility of joint loan repayment or should I liquidate my mutual fund investments here? संदीप सिंह का ये सवाल है। तो ईएमआई दे रहे हैं, अब तक देते आए हैं और इमरजेंसी फंड से वो पैसे निकाल करके ईएमआई चुका रहे थे। अब क्या करें? वाइफ के साथ जॉइंट लोन करके उसे पे अप करने की कोशिश करें, म्यूचुअल फंड तोड़ें? हर्ष आपका व्यू? वेल, फ्रॉम अ लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि अगर इनके पास कैश फ्लो है आउट ऑफ इनकम, जो वाइफ और सेल्फ की जो इनकम है उसमें से अगर ये ईएमआई दे पा रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें वो ऑप्शन पहले चूज करना चाहिए। इसमें कोई डिस्कशन ही नहीं है कि आप इमरजेंसी फंड से निकाल के आप अपना लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं और जो इनकम बच रही है फिर उसका क्या कर रहे हैं, उसको भी कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्ट ही करना है। तो इमरजेंसी फंड तो आप समझ चुके हैं, फर्स्ट वेव में उन्होंने इमरजेंसी फंड के जरिए ही अपना सारा खर्चा निकाला है। तो अभी जब इमरजेंसी फंड है तो उसे यूज मत करें। अपनी एग्जिस्टिंग इनकम में से वाइफ और सेल्फ को की जो इनकम है वो लिक्विडिटी यूज करके अपना लोन रीपेमेंट कर दें। जिस सिर्फ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, क्योंकि लोन सिर्फ आपके नाम पे है, वाइफ अगर उसमें कंट्रीब्यूट करती भी है तो उनको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो आई डोंट थिंक टैक्स बेनिफिट उनका क्राइटेरिया है। जस्ट क्योंकि उन्होंने पूछा कि क्या मैं जॉइंट लोन के रूप में भर सकता हूँ, आप डेफिनेटली भर सकते हैं। जो जिसने आपको लोन दिया है वो पैसा लेने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन टैक्स बेनिफिट आपकी वाइफ को नहीं मिलेगा, सिर्फ उतना ध्यान रखिए। लेकिन फिर भी प्लीज गो अहेड एंड डू दिस ओनली व्हाट आई थिंक। तो म्यूचुअल फंड को लिक्विडेट करें क्या अभी? संदीप के लिए क्या सलाह है इस पर? नहीं, नो, नहीं नहीं, आई डोंट थिंक, क्योंकि इनकी लिक्विडिटी जो अभी इनकम आ रही है उससे वो अपना खर्चा निकाल सकते हैं और अपना लोन की पेमेंट भी कर सकते हैं। सो फिर क्यों वो म्यूचुअल फंड से निकालेंगे? कीप इट फॉर द रेनी डेज। नो, इनकी सैलरी ओके। ऑलरेडी 50% पे है, आगे जाके भगवान ना करे जरूरत पड़ेगी अगर इन्हें, तो उस समय वो इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करें तो बेटर है। तो अभी जो मौजूदा फंड है उसमें से मैनेज करने की कोशिश कीजिए संदीप, वो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि आगे समय पता नहीं कैसा होगा। हम सब ने पिछले साल नहीं सोचा था कि अभी हम इतने जबरदस्त सेकेंड वेव में होंगे। अगले सवाल की तरफ भी बढ़ते हैं। संचिता सिल का ये सवाल है कोलकाता से। ये पूछ रही है कि माय हस्बैंड एंड आई आर वर्किंग इन द हेल्थ केयर सेक्टर एंड हैव अ स्मॉल चाइल्ड एंड ये इन्वेस्ट करती है 80% इक्विटी में, 20% डेट में। क्या ये जो है इन्वेस्टमेंट का जो मिक्स है, 80% इन इक्विटी एंड 20% इन डेट, ये सही है अभी मौजूदा हाल को देखते हुए, या संचिता को इसको बदलना चाहिए? एलोकेशंस को क्या अलग करें, इक्विटी में थोड़ा एक्सपोजर कम करके डेट में ज्यादा एक्सपोजर बढ़ाएं? क्या सलाह होगी? वेल प्रियंका, क्योंकि ये अपनी चाइल्ड के लिए कर रहे हैं, जिनके जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत 10 या 15 साल आगे है, तो व्हाई विल यू वांट टू चेंज एनीथिंग? आई मीन डेफिनेटली ये जो पीरियड है, दो 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 इश्यूज हैं जो इन्वेस्टर्स के माइंड में आते हैं। एक है कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है मार्केट का, दूसरा अनसर्टेनिटी है, तो मार्केट गिरेगा क्या। लेकिन आप ये सोचिए, आपको पैसे का 10 और 15 साल बाद चाहिए, तो शॉर्ट टर्म में जो भी होता ही रहेगा, आपको फोकस नहीं हटाना है और लॉन्ग टर्म इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट करना है। सो 80-20, 80% इक्विटी 20 डेट अच्छा है, प्लीज कंटिन्यू विद इट। ओके संचिता, आपका बिल्कुल सही। अभी आपने जो जिस तरह से आप निवेश कर रही हैं अच्छा है। 80 इक्विटी, 20 डेट। बच्ची है छोटे आपकी, तो उनके लिए आगे आपको जरूरत होगी, तो ये बिल्कुल राइट मिक्स है, हर्ष कह रहे हैं। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आज आपने वक्त निकाला मनी नाइन की हेल्पलाइन में जुड़ने के लिए, क्योंकि मेरे लिए ये केवल शो नहीं है, मेरे लिए ये एक जरिया है कि मैं कैसे वर्क फ्रॉम होम करते हुए लोगों के काम आ सकूं, और आपके जैसे एक्सपर्ट हमारा साथ देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच हर्ष। माय प्लेजर प्रियंका। और इसी के साथ हेल्पलाइन में हम आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन हाँ, हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपके पास हैं। प्लीज अपने सवाल भेजिए, जहां भी आप फंस रहे हैं हम आपकी मदद करेंगे। और इसी के साथ इजाजत लेती हूँ, नमस्कार।